ईरानी पासदारान इनकलाब की नाअहली उस वक्त सामने आई थी जब उन्होंने गलती से यूक्रेन के एक पैसेंजर त्यारे को मार गिराया था। बाद में 10 अफराद को सज़ा भी सुनाई गई और जुर्माना भी हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बात मैंने इसलिए की है कि पाकिस्तान पर मिसाइल दागने में ईरान से जो है वो मिस कैलकुलेशन हुई है। एक दो वीलॉग में पहले अर्ज कर चुका हूँ अपने मोअज़्ज़िज़ व्यूअर से कि हमें ऑर्डर दिया जा रहा है कि आप इंडिया से अपने तल्लुकात को नॉर्मल करें, आप तिजारत खोलें और इंडिया के साथ महाज बंद करें। और ये भी आपको बता चुका था मैं कि उनका ऑर्डर है कि अब आप अपनी इस भारी भरकम फौज के लिए और अपने इन असले के अंबार के लिए जो है वो कोई नया दुश्मन खड़ा करें या कोई नया जो है वो दुश्मन पैदा करें। अफगानिस्तान के हवाले से यही सूरत हाल है। तल्लुकात आपके सामने, खासकर जब अफगान मुहाजिरीन का मसला आया। अब ईरान के साथ हमारा ये चलता रहता था, लेकिन वो बॉर्डर्स पे था। कभी ईरानी शिकायत करते थे, कभी पाकिस्तानी शिकायत करते थे। अगर ईरान में जो है वो दहशतगर्दी जो है वो इधर से हो रही है तो हमारे यहाँ जो कुलभूषण यादव था तो वो भी तो ईरान से ईरानी पासपोर्ट पे पकड़ा गया था। तो लेकिन ये बॉर्डर्स का था। इतना पहली दफा हुआ है। अब मैं पॉपुलर स्टांस नहीं ले रहा। पॉपुलर स्टांस क्या है कि पाकिस्तान ने ईरान में घुसकर हमला किया और तकरीबन जो है ना वो 10 दहशतगर्द मार दिए। लेकिन आप इन दी लॉन्ग रन देखें और आप अमरीकी किसी साइट्स पे जाकर पाकिस्तान एंड ईरान लिखें, वहां पे आप सूरत हाल देखें कि वहां किस तरह शादियाने बजाए जा रहे हैं और किस तरह खुशियां मनाई जा रही हैं। और बार बार अमेरिकन जो है वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तान के साथ पूरा ताउन करेंगे और हम इस सिचुएशन पर गहरी नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में जो बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां हो रही हैं, उस पर तो अमेरिका ने जो है वो नजर नहीं रखी। और पाकिस्तान में जो कुछ पुलिस कर रही है, जो गदर मचा हुआ है, उस पर तो अमेरिका ने बिल्कुल आंखें बंद की हुई हैं। और एक और बात आपको बता दूं कि ये प्रेशर भी था। इदारे जो है चूंकि वो सही काम नहीं कर रहे पाकिस्तान में, लिहाजा इदारों पर जो है वो प्रेशर आ गया। वरना मैं आपको याद दिलाते चलूं कि शाम में तुर्की ने रशिया का त्यारा मार गिराया था और पायलट ने वहां पैराशूट के जरिए निकलने की कोशिश की। वो जमीन पर भी पहुंच गया, लेकिन शामी जंगजुओं ने उसे मार दिया था और बड़ी कशीदगी हुई। लेकिन रशियन जो क़यादत थी वो मैच्योर थी, वो समझदार थी। उन्होंने तुर्की के खिलाफ कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे वो आगे चलकर दो इत्तेहादी मजीद उनके तल्लुकात खराब होते। तो पॉपुलर स्टांस तो ये है कि मैं भी कहूँ, जिस तरह आप सोशल मीडिया देख लें कि अंदर घुस के मारा। लेकिन मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि ईरान ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। गलती से हुआ है, किसी के कहने पर हुआ है, ईरान को उलझाया गया है। क्योंकि ईरान बहरहाल पाकिस्तान से फौजी ताकत में कमतर है। ईरान पाबंदियों का सामना कर रहा है, ईरान आलमी तन्हाई का शिकार है। उसके बावजूद ये इकदाम जो है वो बहुत ही बस ब्लंडर ही लगता है कि ब्लंडर हुआ है। लेकिन मैं थोड़ा आगे जाकर आपकी जो है ना वो गालियां सुनने के लिए तैयार हूं कि पाकिस्तान ने, मेरा ख्याल है कि कुछ ज्यादा रिएक्ट कर दिया है। वो इस तनाजुर में मैंने एक दफा कहा था कि ताकत दिखाने के लिए होती है, इस्तेमाल करने के लिए नहीं होती। पाकिस्तान ईरान से ज्यादा ताकतवर है और पाकिस्तान ने ज्यादा लीथल हमला किया है ईरान पे, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने जंगी और जेट जहाज इस्तेमाल किए हैं, जबकि उधर से रॉकेट जो है वो फायर हुए थे। लेकिन फिर एंड पे यही कहूंगा कि दोनों क़यादतें जो है वो मिलकर बैठें, दोनों क़यादतें। और ये ईरान की जिम्मेदारी है कि ईरान नदामत का इजहार करे और ईरान शर्मिंदगी का इजहार करे। लेकिन इस मामले को यहीं पे रुक जाना चाहिए। अमेरिका को, इंडिया को और इजराइल को खुश
होने न दिया जाए, उनको जो है वो जश्न न मनाने दिया जाए। पहले हमारी जो मगरबी सरहद है वो आपके सामने है कि उसकी क्या सूरत हाल है। अब अगर आप ईरान के साथ ये करते हैं, आप अफगानिस्तान के साथ ये करते हैं, और ये भी अर्ज कर चुका हूं कि असल आकाओं की तरफ से हुक्म है कि कोई नया दुश्मन खड़ा करें, कोई नया दुश्मन पैदा करें, और इंडिया के साथ बंदे ने पुत्र बन के तजारती शुरू करो, उन्होंने तल्लुकात ही ठीक करो, उन्होंने फिल्मी पाकिस्तान च लगन दो। लिहाजा तुसां अपने वास्ते नया दुश्मन जो है वो तलाश करें। पीटीआई इस वक्त आप अंदरूनी सियासत पे आते हैं, जो मुकाबला हो रहा है वो डिप्टी कमिश्नर्स के साथ हो रहा है। और आज आपको इंतहाई अहम ज़राए की खबर बताऊं, और वो खबर ये है कि फी हल्का जो है वो 50,000 वोट वो तैयार किया जा रहा है। इसमें ज़्यादातर किरदार वो फौज शुदगान का होगा, और इसमें बड़ा किरदार बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का होगा। फी हल्का 50,000 वोट नादरा को कहा गया है कि वो तैयार करे, और वो पोल कराए जाएंगे या वो डाले जाएंगे, क्योंकि जस्टिस कादी फायज ईसा को पहले बताया गया था, उमैर नियाज़ी ने पहले एप्लीकेशन दी थी लाहौर हाई कोर्ट में कि आरोज यही करेंगे, आरोज हुकूमत के नीचे हैं, वो उनके दुम छल्ले हैं, वो उनकी बात मानेंगे। लेकिन जस्टिस कादी फायज ईसा ने बजाय इस पर कोई संजीदगी से गौर करने के वो उमैर नियाज़ी पे चढ़ दौड़े, और उन्होंने उमैर नियाज़ी को सुना दी कि आप इलेक्शन लेट कराना चाहते हैं। पूरा पाकिस्तान जानता है कि इलेक्शन कौन लेट कराना चाहता है, किसका दिल है कि इलेक्शन ना हो। बहरहाल उसमें पीटीआई नहीं है। पीटीआई पहले दिन से, जब पंजाब असम्बली टूटी थी, केपीके असम्बली टूटी थी, तो पहले दिन से पीटीआई का मौक़िफ़ है, मुतालबा है कि मुल्क के तमाम मसाइल का हल ये है कि साफ शफाफ इलेक्शन हो, और इक़्तिदार या हुकूमत उन लोगों को दे दी जाए जिनको लोग वोट डालें, ताकि मुल्क ये जो दलदल में फंस गया है और फंसते ही चला जा रहा है, उस दलदल से निकले। लेकिन उस वक्त कादी फायज ईसा साहब ने इस पे गौर नहीं किया। डिप्टी कमिश्नर जो है वो बादशाह, वो पहले भी बादशाह होते हैं, लेकिन इसके बाद वो और बादशाह हो गए, और उनके जेर इंतज़ाम आ गया ये सारा कुछ। तो अब पीटीआई जो है वो सियासी हरीफों के अलावा उनका मुकाबला चल रहा है डिप्टी कमिश्नर के साथ। और आपको अहम बात बताई है कि फी हल्का 50,000 वोटर वो तैयार किया जा रहा है, घोस्ट वोटर्स, जो ज़रूरत के वक्त जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे पोल कराया जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा आधी रात के वक्त ख्वाजा आसिफ ने जनरल बाजवा को फ़ोन किया था कि मैं हार रहा हूँ, उस्मान डार से मेरी मदद करें। ये बात बाजवा भी मान चुके हैं और ख्वाजा आसिफ भी मान चुका है। तो बाजवा ने फिर जादू की छड़ी घुमाई और हारे हुए ख्वाजा आसिफ को जितवाया, और फिर ख्वाजा आसिफ बाद में वजीर दिफा भी बन गया। यानी शर्म हया तो खैर इन लोगों में है नहीं कि आप कहें कि इनमें कोई शर्म हया हो, लेकिन अब भी उसी फार्मूले पे चलने की कोशिश की जा रही है कि जहाँ पे ज़रूरत होगी, अगर मरियम बीबी को ज़रूरत होगी, अगर नवाज शरीफ को ज़रूरत होगी, अगर शहबाज शरीफ को ज़रूरत होगी, जो इनके बड़े मोरे हैं, तो उनकी मदद की जाएगी। फी हल्का 50,000 वोट वो नादरा की जिम्मेदारी है, ये आपने संभाल के रखना है। उसके बाद एक बहुत आला सतह का इजलास हुआ है इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का एक ही काम है इस वक्त, और वो काम है क्योस पैदा करना, कि हर तरफ क्योस ही क्योस हो, किसी को कोई समझ ना आए। पहले तो उन्होंने पीटीआई से बल्ला लिया, फिर जो उन्होंने पीटीआई को निशानात दिए और पीटीआई के सारी पार्टी को बखेर दिया, फिर उन निशानात के बारे में आगाही देना, लोगों को कैंपेन करना, कैंपेन न करने देना, उम्मीदवारों का बाहर ही न निकल सकना, यानी वो सिर्फ क्योस चाहते हैं। और अब उन्होंने आला सतह इजलास में कहा है कि जी एक तो सिक्योरिटी का मसला है, 2,77,000 जो है वो हमारे पास सिक्योरिटी एहलकार कम है, और बहाना फिर बनाया गया है कि कच्चे के इलाके में जंग अजीम दोम हो रही है, जहाँ पे हिटलर है, जहाँ पे जोसेफ स्टालिन है, जहाँ पे सर विंस्टन चर्चिल हैं, कच्चे में कोई दूसरी आलमी जंग छिड़ी हुई है, वहाँ पे सिक्योरिटी मसरूफ है। फिर उन्होंने कहा जी मौसम,
کہ موسم جو ہے وہ بڑا سرد ہے، اور حالانکہ آپ اس وقت رشیا میں صورتحال دیکھیں، مغربی ممالک میں صورتحال دیکھیں کہ وہاں پہ کہیں پہ -30 چل رہا ہے، کہیں پہ -20 چل رہا ہے، لیکن ان کے روزمرہ کے جو ہے وہ کام جاری ہیں کہ جی موسم بھی بڑا سرد ہے KPK میں۔ اب اس میں ایک اور سازشی تھیوری بھی آ رہی ہے، وہ یہ کہ یہ KPK اور بلوچستان کو ڈراپ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کو روک دیں اور 2 مرحلوں میں الیکشن کرائیں، پنجاب میں اور وفاق کے اور سندھ میں، یہاں پہ الیکشن کرا لیں اور باقی جو ہے وہ 2 صوبوں کو بعد میں کرائیں۔ اور اس کے علاوہ جو تبادلے ہیں وہ زوروں پر ہیں، یعنی آپ انڈیا میں دیکھیں کہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس الیکشن کا شیڈول آنے کے بعد تمام اختیارات ہوتے ہیں، کوئی تبادلہ نہیں ہو سکتا، لیکن جہاں پہ یہ مسلمان ہیں، یہ کلمہ پڑھتے ہیں، یہ اللہ کو مانتے ہیں، جس پنجاب کے اس نے چیف الیکشن کمشنر نے خط لکھا تھا کہ کاغذات چھینے جا رہے ہیں، کاغذات پھاڑے جا رہے ہیں، چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا تھا، سب سے پہلے اس کو کھڈے لائن لگایا گیا ہے، اور وہ بھی فرمائش پہ لگایا گیا ہے۔ کس کی فرمائش پہ یہ آپ کو پتہ ہے، تو دھڑا دھڑ تبادلے ہو رہے ہیں۔ اب یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ موسم، سیکیورٹی، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ پولنگ ڈے کی سمجھ نہیں آ رہی کہ پولنگ ڈے کو کس طرح مینج کریں گے۔ یعنی اگر سیلاب آ گیا، میں نے کل کے ویلاگ میں بتایا تھا کہ یہ جو پرچی ہے نا، یہ پرچی اب ووٹ نہیں ہے، یہ عمران خان کو مشکلات سے نکالنے کا پروانہ ہے، اور یہ اوپر والے بھی جانتے ہیں، اور یہ بالکل وہی سینیریو بن گئے کہ 71 میں بالکل یہی صورتحال تھی مجیب الرحمان کی، جو کہ اب صورتحال ہے عمران خان کی۔ بنگالیوں نے اتنا ووٹ ڈالا کہ پورے بنگال میں جھاڑو پھیر دیا، پھر یہ سارے بھاگے بھاگے شیخ مجیب کے پاس پہنچ گئے کہ آپ بتائیں کیا کرنا ہے، اور وہ پھر چوڑا ہو گیا۔ تو یہی صورتحال میں اپنی لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اتنا ووٹ ڈال دیں عمران خان کے امیدواروں کے حق میں کہ یہ پھر دوڑے دوڑے جائیں اور عمران خان سے پوچھیں کہ اب سر کیا کرنا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ عمران خان مجیب الرحمان نہیں ہے، خدا نہ خواستہ ملک کی سالمیت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ ملک اس دن اور زیادہ کنکریٹ ہو جائے گا اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا اگر عمران خان کو 2.5 سے 3 کروڑ ووٹ پڑ جاتا ہے، تو یہ ملک اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ یہ سیکیورٹی کا بہانہ، یہ موسم کا بہانہ، اس کے پیچھے صرف ایک وجہ کام کر رہی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ ان سے پولنگ ڈے وہ مینج نہیں ہو رہا۔ ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ پولنگ ڈے والے دن مثلا 10 بندے ووٹ ڈالنے آتے ہیں تو وہ کیسے پہچان کریں گے کہ یہ جو ہے نا وہ نون لیگ کو ووٹ ڈالے گا، یہ استحکام کو ووٹ ڈالے گا، یہ پرویز خٹک کو ووٹ ڈالے گا، یا یہ PTI کو ووٹ ڈالے گا۔ ابھی تک آپ لوگوں کی طاقت ہے، آپ لوگوں کا جنون ہے، آپ لوگوں کا جوش ہے، آپ لوگوں کی سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹی ہے کہ بڑوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پولنگ ڈے کو ہم کس طرح مینج کریں گے، لوگوں کے غصے کو کس طرح مینج کریں گے، جو انہوں نے تباہی پھیلائی، جو انہوں نے بربادی کی، جو انہوں نے مہنگائی کی، اس سب کا بدلہ جو انہوں نے ڈیل کی، جو یہ لیٹے، جو انہوں نے بوٹ چاٹے، جو انہوں نے جو ہے وہ نادرا سے ویریفیکیشن ایئرپورٹ پہ کرائی، جو اسلام آباد کی عدالتوں میں عامر فاروق نے 2 منٹ میں ان کو انصاف دیا، جو قاضی فائز عیسیٰ نے اسے لانڈری سے گزارا، اس سب کا بدلہ جو ہے وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ 8 فروری کو ملے گا۔ لہذا ایک بار پھر اپنے لوگوں سے درخواست ہے کہ جائیں اور اپنی مرضی کا ووٹ کریں، جس کو آپ کا ضمیر مانتا ہے ووٹ کریں، لیکن ووٹ ضرور کریں، کیونکہ ملک اس وقت دوراہے پہ کھڑا ہے اور ملک کسی طرف بھی جا سکتا ہے۔ میں نے آپ کو ایران کا بتایا، انڈیا کا بتایا، افغانستان کا بتایا، یہ ایک مضبوط لیڈر آ کر معاملات کو حل کر سکتا ہے۔ عمران خان کے افغانستان کے بارے میں کیا خیالات ہیں آپ جانتے ہیں، عمران خان کے ایران کے بارے میں کیا خیالات ہیں آپ جانتے ہیں، انڈیا کے بارے میں کیا 2 ٹوک موقف ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ تو اس کا اب صرف ایک حل ہے کہ پولنگ ڈے پہ باہر نکلیں اور ووٹ ڈالیں۔ یہ آپ کا اپنا میڈیا پلیٹ فارم ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹ کیا کریں، کیونکہ اتنی رپورٹیں لگتی ہیں چینل پہ تو آپ کے جو لائکس ہیں اور آپ کے جو کمنٹس ہیں وہ بیلنس کر دیتے ہیں۔ دوسرا
اس یوٹیوب فیملی کو بڑھانے اور پھیلانے میں اس خاکسار کو سبسکرائب کریں، اور بقول بابا اشفاق اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔